है वो चालू। ठीक है, मुझसे शब्द शुद्धि भाग नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कुछ नियम बताए थे, उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे और नियमों से आपके अनेकों शब्द सही हो गए होंगे, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ शेष नियम और रह गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उनमें आज का विशेष नियम में पहला है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। इसको देखो, ये चिन्ह बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदी में, क्योंकि हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये करेंगे कैसे, उसका एक नियम है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी जल्दी लिखने के चक्कर में विभक्ति चिन्ह को साथ ही मिला कर लिख देते हैं, कुछ अलग लिख देते हैं, और कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करता है ऊपर लाइन ही नहीं बनाता है। तो ये लाइन से संबंधित टॉपिक है, जिसे कहते हैं शिरोरेखा संबंधी नियम। एक विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग का एक नियम समझ लो, सर्वनामों को छोड़कर शेष शब्दों में अलग लिखे जाते हैं। ये नहीं देखो, सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है, तो वो जितने भी शब्द आएंगे उन सब में अलग लिखे जाएंगे। ऐसे देखिए, राम हमारा शब्द संज्ञा है, इसके बाद विभक्ति चिन्ह है ने। सर्वनामों को छोड़कर शेष शब्द अलग लिखे जाएंगे, तो राम सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए जो भी चिन्ह आएगा वो इस संज्ञा शब्द से अलग लिखा जाएगा। राम ने, जो भी आगे शब्द बनेगा, मोहन ने, ये नियम एक संज्ञा शब्द हो, मतलब सर्वनाम नहीं होना चाहिए। यदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वो सदैव हमेशा अलग अलग लिखे जाएंगे। अब देखिए, सर्वनाम में यदि सर्वनाम शब्द होता तो नियम है सर्वनाम शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखे जाते हैं। ऐसे देखिए, उस शब्द सर्वनाम में संज्ञा नहीं है, उसके बाद यदि नहीं आता है तो यहाँ मिला के ही लिखा जाएगा, अलग नहीं लिखा जाएगा। यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया, उससे ले देखो, चार तो सही है, लेकिन नियम के आधार पर कि उसने लिखा आपका गलत मान लिया जाएगा। दो नियम अलग अलग लिखे जाते हैं, मिला के लिखे जाते हैं। अब एक यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि कभी कभी विभक्ति चिन्ह दो साथ आ जाएं दो, तो क्या करेंगे? क्या दोनों को मिला के लिखेंगे या अलग अलग लिखेंगे? इसका भी हिंदी में नियम है। यदि विभक्ति चिन्ह दो एक साथ आ रहे हों, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हों, तो इसका भी नियम है, पहला जो पहला चिन्ह होगा, पहला मिला करके लिखा जाएगा, और जो दूसरा चिन्ह आएगा वो अलग लिखा जाएगा। ये इसका नियम है। जैसे देखो, उदाहरण समझ लीजिए, ये वही उस सर्वनाम शब्द है, उसके पहला मिला करके, उसके लिए शब्द भी विभक्ति चिन्ह है, कि विभक्ति चिन्ह है, तो नियम बन गया, यदि सर्वनाम शब्द में पहला विभक्ति चिन्ह है उसको मिला के लिखेंगे, उसके तुरंत बाद ये दूसरा आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, अलग लिख देंगे। अब ऐसे विद्यार्थी ध्यान देना जो हिंदी को बड़ी जल्दी लिखते हैं, बहुत जल्दी लिखते हैं, और लिखते लिखते ऊपर रेखा बनाना भूल जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इन वर्णों की शिरोरेखा। शिरोरेखा का नियम समझ लो। कुछ विद्यार्थी शिरोरेखा बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, पर तो ठीक ठाक लेते हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जहाँ शिरोरेखा से ही यदि आपने ठीक ठीक लगा दी, सही लगा दी, तो आपके शब्द सही बन जाएंगे। अगर सही नहीं लगी
जो हम कुछ कहना चाहते हैं किसी को या कुछ उसके बारे में भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो अर्थ का अनर्थ ही हो सकता है। तो शिरोरेखा संबंधी नियम पहला देखें। शिरोरेखा लगाना अनिवार्य है। एक उदाहरण से समझ जाएंगे आप कैसे। देखिए ये उदाहरण है मनन करना। इस पर शिरोरेखा नहीं लगाई, लिख दिया, पढ़ लिया, लेकिन शिरोरेखा से इसको देखो कैसे के अर्थ बदलते हैं। अगर किसी ने लिख दिया मनन करना, शिरोरेखा नहीं लगाई, देखो इसके दो और अलग रूप देखो। अगर किसी ने लिख दिया मन ना करना, देखो अक्षर सब वही हैं, लेकिन शिरोरेखा से ही अर्थ बदल चुका है। अगर यो लिख दिया मनन करना, तो देखिए एक ही शिरोरेखा के ना लगाने से एक ही वाक्य के अर्थात एक ही वाक्य के दो अर्थ निकल के आए हैं। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं इस शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं वो आज से शुरू कर देना। इसका अलावा उदाहरण देखिए, सावन के बाद, कोई शिरोरेखा का प्रयोग नहीं है तो हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सावन के महीना की बात हो रही है या सावन के बादलों की बात हो रही है, कोई स्पष्ट नहीं कर पाए। यदि शिरोरेखा का प्रयोग हम ठीक ठाक करते तो हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कैसे देखिए, सावन के बाद, इस वाक्य में शिरोरेखा से ही या सावन के महीने के बादलों का रूप दिया गया है। अगर आपने इसको ऐसा लिखा सावन के बाद, देखो अक्षर तो वही हैं लेकिन शिरोरेखा से ही अर्थ बदल चुके हैं। इसलिए शिरोरेखा वहीं लगाएं जहाँ आवश्यक हो, उन्हीं शब्दों पर लगाएं, उटपटा नहीं लगाएं, नहीं तो आप अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जो कुछ कहना चाह रहे ना वो आपका सब कैसे हो जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। अगला उदाहरण के बारे में जानकारी करें। देखिए वहां भी जीवन था, अगला उदाहरण वहां भी जीवन था। लाइन नहीं बनाई है, शिरोरेखा नहीं बनाई है तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। इस पर नहीं कर पा रहे कि जीवन के बारे में क्या कोई कहना चाहता है। अब देखो कैसे कैसे, अगर इसको आप यूं भी लिख सकते हो, वहां भी जीवना था, देखो शिरोरेखा ने अर्थ बदल रहा है। ऐसे भी लिख देते हैं, वहां भी जीवन था। देखिए ये और ये शब्द सही है, अक्षर वही हैं, लेकिन देखो शिरोरेखा से ही दोनों में जमीन आसमान अंतर हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ हिंदी के विद्यार्थी जो भी हैं शिरोरेखा लगाना कभी नहीं भूलें, नहीं तो ऐसी गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पहला नियम। दूसरा है अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग। अनुस्वार हम सभी जानते हैं और अनुनासिक भी सभी जानते हैं। इनका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। इनका प्रयोग जहाँ आप नहीं करते, नहीं आता है, वो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। एक उदाहरण स्पष्ट कर देता हूँ आपके लिए, अनर्थ कैसे होता है। देखिए हंस और हंस दोनों में केवल अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग किया गया, लेकिन इनको ही लगाने से अलग अलग अर्थ हो गए, जबकि अक्षर दोनों कैसे लगभग समान है। इनका प्रयोग करते कैसे देखिए, इनका नियम सुने। हिंदी का नियम पूरी का, हिंदी वाली एक उच्चारित भाषा है, इसका मतलब हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। ठीक, हमारा अभ्यास में कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं, हम बोलते तो ठीक ठाक हैं, लिखने में हमारा पेन कहीं अलग अलग चला जाता है। इसलिए आप अभ्यास में ध्यान देना, विशेषकर शब्द शुद्धि में ध्यान देना, क्योंकि शब्द शुद्धि हर क्लास में है, हर टॉपिक में है, लिखने का काम सबको ही पड़ता है, लिखना से पड़ेगा ही। अनुसार और अनुनासिक का प्रयोग आप देखें। जिस अक्षर के बाद
जिस अक्षर के बाद अनुस्वार का उच्चारण होता है, जिस अक्षर के बाद अनुस्वार का उच्चारण होता है, उच्चारण सभी जानने को बोलते हैं, उसी पर इसका प्रयोग कर दिया जाता है। अनुस्वार होता है उसी अक्षर पर इसको लगा देते हैं। जैसे देखो, ध्यान देना, जिस अक्षर के बाद ये बोलता है, जिस अक्षर के बाद बोलता है उसी अक्षर पर लगाते हैं और किसी पर नहीं लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी शब्द ले सकते हो, जैसे देखिए स्वयंवर, स्वयंवर। नियम से बता दो, जिस अक्षर के बाद इसका उच्चारण होता है, देखो ये या के बाद उच्चारण होता है, या के बाद स्वयं 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 ध्वनि आ रही, या के बाद आ रही है, अनुसार का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहाँ लग जाएगा हमारा, या पर ही लग जाएगा। और भी ऐसे बहुत से शब्द बना सकते हो, ध्यान रखना उसी अक्षर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब अनुनासिक का प्रयोग देख लेते हैं। इसका उच्चारित वर्ण, उच्चारित वर्ण जहाँ ये बोलता है ना, उसी अक्षर पर लगा दिया जाता है। कैसे देखिए, ये शब्द हंस, हंस, हा पर ही बोल रहा है, हा के साथ बोल रहा है, इसलिए उसी अक्षर पर लग जाएगा। और कोई भी शब्द देख लेना आप, बस थोड़ा सा अंतर है, वो तो जो बोलता है उसके ऊपर लगता है, ये बोलता है इसके साथ ही बोला जाता है, जबकि वो उसके बाद में बोला जाता है। आगे देखो अगला नियम, मेरी समझ से आप उनको अभ्यास करना, तब जाकर के आपको नियम समझ आएंगे, सुनने से कुछ नहीं होता है। आगे देखो, बहुवचन बनाने का एक सीधा सा तरीका देखो, कुछ शब्दों का शुद्ध शुद्ध में आता है। इसके दो नियम हैं। यदि हम किसी शब्द का बहुवचन बना रहे हैं और बड़ी ई है, तो बहुवचन बनाते समय वो छोटी ई हो जाती है। या इसको यूँ कह सकते हैं, अगर ऐसा कोई शब्द जिसके बहुवचन रूप में अंत में या का प्रयोग हो, या का, तो उसमें सदैव छोटी ई ही आती है, उससे पहले छोटी ई आती है। दोबारा, यदि किसी शब्द में बड़ी ई है और उसका हम बहुवचन बना रहे हैं, या ऐसा कह दो, यदि किसी शब्द के अंत में या है और वो बहुवचन रूप में है, तो हमेशा बड़ी ई नहीं छोटी ई आएगी। जैसे कि ये शब्द स्त्री, ये एक वचन है, अब इसका बहुवचन बनाना है, तो दोनों नियम है। बड़ी ई के स्थान पर तो क्या छोटी कर देंगे, अंदर क्या लगा देंगे, या लगा देंगे, और उसी के आधार पर इसका मात्रा लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, स्त्रियां। उल्टा करना हो, देखो या है, या छोटी की मात्रा है, या आता है, उसका मूल शब्द निकालते हैं एक वचन वाला, क्या हो जाती है हमारी, बड़ी हो जाती है। ऐसे ही दवाई, बहुवचन बनाएंगे, इस बड़ी तो छोटी कर देंगे, और अंत में वही या का प्रयोग कर देंगे, और जैसे उच्चारण से मात्रा वगैरह लगा देंगे। अगला नियम देखें आप लोग, ये सा अक्षर है, इसकी ध्वनि पर ध्यान देना, सा की ध्वनि पर। सा का प्रयोग करते हैं, जैसे ये शब्द माना कि स्टू, स्वाद, जरा ढंग से देना उच्चारण में, ध्वनि पर।
यहाँ भी यही सा है और यहाँ भी यही सा है, दोनों बराबर हैं। लेकिन दोनों बराबर हैं, इसकी ध्वनि भी समान आनी चाहिए, तो ध्यान नहीं आ रही है। स्टूल मूल्य तो इसमें सा की ध्वनि इसके समान आ रही है, और स्वर में सा की ध्वनि केवल सा के समान आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों? ये प्रश्न उठता है, बार बार कुछ पूछ लेते हैं। एक अक्षर होते हुए भी इनकी ध्वनि अलग अलग क्यों है? इसका एक नियम याद रखना, ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ा सरल नियम है। ये अक्षर याद रखना, 3 ये व और ल। इन वर्णों से पूर्व यदि सा आता है, सा आता है, यह व ल वर्णों से पूर्व यदि सा आता है, तो समझ लेना इसका जो उच्चारण है वो हमेशा इस आदेश के समान ही होता है। उदाहरण कोई भी ले लो, जैसे ही बताता मैंने, स्वाद, वाह है, स्याही, या है सलेट, या है यह व ल से पूर्व यदि सा है, तो हमें तो उच्चारण से के समान होगा। अगर अन्य शब्द होते और उनके अलग अलग, इनके अलावा और कोई वर्ण होते अन्य शब्दों में, तो हमेशा उच्चारण से के समान नहीं होगा, होता किसके समान? इसके समान। अन्य वर्णों में, अन्य वर्ण से पूर्व से का उच्चारण बहुत जल्दी इसके समान होता है, इसकी ध्वनि आती है, इसकी ध्वनि उच्चारण करते समय इसकी ध्वनि आती है। अब उदाहरण आप कोई भी देख लो, कोई भी देख लो, स्कूल ले लो, स्कूल का है, का से पहले आधा है, इसकी ध्वनि आती है। स्टूल ले लो, कोई भी शब्द ले लो, ये ध्यान रखना आप बोलते समय। कभी कभी ऐसे मौखिक कुछ प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, अक्षर एक से होते हुए भी इनका उच्चारण स्थान अलग अलग क्यों है? अब ध्यान रखना, कि अक्षर रखने ये वे और सुनिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्यवहार में बहुत ज़्यादा हैं, परीक्षा में आते रहते हैं, लेकिन लिखने में बड़ी भारी गलती होती है उनका। कुछ शब्दों की सारणी या कुछ शब्दों को आपको मैं समझा दे रहा हूँ, तो उनमें गलती कहाँ पर है और गलती इसमें क्यों मानी गई है। देखो, भगीरथ नंबर 1, नंबर 2 भागीरथ, नंबर 3 भागीरथी, नंबर 4 भागीरथी। बड़ी हो छोटी से कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना। अमूमन अधिकतर बच्चे, अगर ये दोनों में से सही पूछा जाए सही कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चे इसका जवाब देंगे। अगर इन दोनों में से पूछा जाए ना, तो ज़्यादातर बच्चे इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि अभ्यास में आ रहा है। इसका नियम समझ लो, इनमें से कौन सा सही है। अगर किसी शब्द में ई प्रत्यय जुड़ जाए, ई छोटी ई वाला या बड़ी ई वाला, तो उसके प्रारंभिक अक्षर में बदलाव हो जाएगा। प्रारंभिक अक्षर में अगर प्रारंभिक अक्षर छोटा आ है, तो हमेशा क्या हो जाता है, वो बड़ा आ हो जाता है। देखिए, भगीरथ में छोटा आ है, कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है तो बड़ा आ नहीं हुआ। कोई प्रत्यय जुड़ता तो बड़ा आ होता, इसलिए यहाँ बड़ा आ कर दिया गया है, इसलिए कैसा है, गलत। अब इधर देख लो, अगर प्रत्यय जुड़ता है प्रत्यय, तो छोटे के स्थान पर बड़ा हो जाता है। यहाँ ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये भगीरथ भा छोटा है, छोटा तो नियम ये काम कर जाएगा, ये मात्रा लग जाएगी, बच्चे पूछे प्रत्यय लग जाएगा, ये आपका सही माना जाएगा। जब ये कैसे हो जाएगा अपना गलत। एक शब्द ये है भगीरथ, इसको बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं।
वही भागीरथ का भागीरथ जन्म लाए थे, ताकि पता है भागीरथी थी, भागीरथी, उसको भगीरथ लाए थे। हम सब में कॉमन लैंग्वेज में आ रहा है भागीरथ भागीरथ भागीरथ, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? भगीरथ है। अगला देखें ऐसा उदाहरण, एक तो यह शब्द, एक यह है, तीसरा लिख देता हूं। ये शब्द कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, कई कंपटीशनों में। शुद्ध कौन सा है? ये भी शुद्ध लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, सब शुद्ध लगता है बिना नियम के। और नियम से देखो कौन सा शुद्ध है। मैं कुछ नियम बता देता हूँ। तो आपको पता है प्रत्यय जब आपने पढ़े होंगे तो ये प्रत्यय के कुछ नियम प्रत्यय पीछे जुड़ जाते हैं। नियम समझो, जिससे शब्द में यह प्रत्यय जुड़ जाता है उसके शब्द के प्रारंभ में परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन होता कैसे, उसको समझो। यदि इस शब्द के आरंभ में आ है